सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वांग लिन कैसे रिवाइव होता है, साथ ही रेनेगेड इमॉर्टल की ये स्टोरी कैसे कमाल का ट्विस्ट एंड टर्न लेती है जिसे देखकर तुम्हें गूज़बम्स आने वाले हैं। और 3000 सालों के बाद अब हम वांग लिन का जो रिलेशनशिप है इसे भी डेवलप होता हुआ देखेंगे और अंदाजा तो तुमने लगा ही लिया होगा। एंड गाइस, राइटर ने इतने खूबसूरत तरीके से ये चीज को प्रेजेंट किया है ना कि भाई जो लोग 1 ईयर के फैन रहे हैं इंक्लूडिंग मी कि भाई अपना वांग लिन किसी और का हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं इस चीज को रीड करते आ रही हूँ और अब जब मैं कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ तो मुझे राइटर से कोई भी शिकायत नहीं रहती। और वो क्यों, ये हम कहानी में आगे जानने वाले हैं। सो होमीज, अब बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि वांग लिन उस 3rd स्टेप के कल्टीवेटर यानी कि डाउस्ट वाटर से हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे वांग लिन एक डेडलीस्ट बैटल को लड़ता है और वांग लिन ऑलमोस्ट मौत के कगार पे पहुंच चुका है और वक्त रहते ही उसे रिवाइव नहीं किया गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मारा जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्यान मी को एक मेथड बताया जाता है उसी ओल्ड मैन के द्वारा और वो निकल पड़ती है वांग लिन की तलाश में। इस भले ही मैंने तुम्हें ये 30 सेकंड में समझाया है लेकिन स्टोरी 2 घंटे की है तो जाके जरूर चेक करना, क्योंकि जब तक तुम उस एपिक बैटल को नहीं देखोगे जिसे कि रेनेगेड इमॉर्टल का पीक कहा जाता है, यहाँ से ही सब कुछ शुरू होता है। और अगर तुमने उस चीज को मिस कर दिया तो यार ऐसा लगेगा कि खाने में जैसे नमक ही नहीं है, ऐसे फीका फीका सा लगेगा। तो जाके उसे चेक जरूर कर लेना। तो चैप्टर की एंडिंग भी बहुत ही इमोशनल वे में होती है जहाँ पे फाइनली क्यान में वांग लिन के स्टैचू को ढूंढ लेती है और उसे टाइटली होल्ड करते हुए काफी जोर जोर से रोती है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें रिवाइव करके रहूंगी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम क्यान मी को देखते हैं जो कि वांग लिन को लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। लेकिन सामने ही एक फॉरेस्ट मौजूद था जहां पर काफी सारे बीस्ट मौजूद थे। पर तभी हम यहाँ पर क्यान मी को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस गुफा के अंदर मौजूद थी और जैसा जैसा उस वॉइस ने बताया था क्यान में वो सब कुछ प्रिपेयर कर लेती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्यान में लगातार मेहनत करती जाती है और इस दौरान हम देखते हैं कि वो रोज वांग लिन के उस स्टैचू को अपने ब्लड के जरिए से पूरी तरीके से उसमें सोक कर देती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल उसके अंदर से भिगो देती है। और इस दौरान ये प्रोसेस काफी लंबा चलता है, रोज उसे ये करना पड़ता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो रोज यहाँ पर अपने हाथ को काटती है और उससे निकलते हुए उस ब्लड के जरिए से वांग लिन की पूरी स्टैचू को यहाँ भिगो देती है और धीरे धीरे करके ब्लड के अंदर मौजूद पावर और एनर्जी मिलकर वांग लिन का ये जो फिगर था स्टोन का जो था उसकी फर्स्ट लेयर को ऐसे धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू कर देता है। और यहाँ क्यान मी को इस प्रोसेस में काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है लेकिन वो रोज इस प्रोसेस को रिपीट करती रहती है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इस दौरान क्यान मी बिना एक भी दिन गैप लिए उसे लगातार अपने ब्लड से नहलाती थी। स्टोन का जो लेयर था वो धीरे धीरे रोज कम होता जाता था, लेकिन इस दौरान 6 महीने और गुजर जाते हैं और क्यान मी पहले से और ज्यादा वीक हो चुकी थी, पर वो फिर भी हार नहीं मानती। यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार कड़ी मेहनत करते हुए वो यहाँ पे उस ओल्ड मैन की कई बातें रिपीट करती है और कहने लगती है कि एक बात याद रखना, तुम अगर अपने ब्लड का यूज करोगी तो इससे तुम्हारी लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ओरिजिन एनर्जी, ओरिजिन सोल, कल्टीवेशन, यहाँ तक कि तुम्हारी जो वेटिलिटी है ये भी धीरे धीरे फेड होने लगेगी। तो तुम्हें सोच लेना है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जिस इंसान को तुम रिवाइव करने वाली हो ये मान लो कि ये पूरा का पूरा पत्थर बन चुका है। इसके अंदर न इसका ओरिजिन सोल की वेटिलिटी मौजूद है, ना इसकी कॉन्शियसनेस की और ना ही इसकी लाइफ की। यहाँ पर ये सारी बातें याद करते हुए वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और उसे समझ आता है कि शायद वांग लिन और इसके बीच का जो कनेक्शन है वो आज के दिन के लिए ही है कि वो अपने ब्लड के जरिए से उसे रिवाइव कर पाए। अब हम देखते हैं कि लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है और ऐसे ही 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और फिर ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि 2 साल बीत जाते हैं। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो हेवन डिफाइंड बीट के एक इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर मौजूद था और इसके अंदर मौजूद 5 एलिमेंट्स को जैसे ही वांग लिन फील करता है तो वो समझ चुका था कि वो हेवन डिफाइंड बीट के द्वारा ही बचा लिया गया होगा और वो एक मिस्टीरियस वॉइस को चेस करता है। इस दौरान उसकी जो सोल फॉर्म थी वो काफी ज्यादा फेड होने लगती है और वांग लिन को लगता है कि शायद वो कभी भी इस आवाज का पीछा नहीं कर पाएगा। और जहाँ ये आवाज लगातार उसे बताने लगती है कि मैं हेवन डिफाइंड बीट का वो ओनर हूँ जिसने की तुम्हें चुना है। अब यहाँ वांग लिन को हमेशा अपने आस पास एक रेड कलर का मिस्ट नजर आता था जो कि जैसे उसकी सोल, उसकी जो पावर
पावर है उन सभी को धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन कर रही है और इसके विजन्स यहाँ तक कि उसकी बॉडी को भी जैसे यहाँ पे बना रही है। वांग लिन को काफी अच्छा लगता है, एक फेमिलियर और अपनेपन जैसा वांग लिन को यहाँ पे वाइब आता है। पर फिलहाल के लिए वो अभी कंफ्यूज था कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन ये जो ब्लडी मिस्ट था, वांग लिन इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी जाता तो ये जो मिस्ट थी ये चारों ओर से उसे कवर किए हुए उसे हर एक जगह पर वो चेस करता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की कल्टीवेशन लेवल भी एक्सेंडेंट से लेकर आगे तक बढ़ती रहती है और अब वो एक्सेंडेंट से लेकर सीधा कॉर्पोरल यांग तक पहुंच जाता है। और अब धीरे धीरे वांग लिन को सब कुछ याद आ जाता है कि आखिर उसके साथ तो हुआ क्या था कि तभी यहाँ पर वो चलते चलते हेवन डिफाइंग बीट के अंदर उस पार्ट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर व्हाइट कलर का वही मिस्टीरियस सा गेट मौजूद था। इसी के साथ वांग लिन अंदर जाने से थोड़ा झिझकता है, पर तभी अंदर से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर वांग लिन कहता है कि पहले मुझे ये बताइए कि आखिर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं और आखिर आप कौन है। जिसके बाद वो बंदा हंसने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुम अब तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। वांग लिन मन में कहता है कि क्या ये सच में वही है, और ये बंदा जैसे इसकी मन की आवाज पढ़ लेता है और कहने लगता है कि हाँ, मैं इनर रियलम का वो लॉर्ड हूँ जो कि तुम्हारे इस हेवन डिफाइंग बीट का तुमसे पहले ओनर हुआ करता था। इस दौरान हम ज्ञान में को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी और अब जैसे उसकी बॉडी किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाएगी। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो आवाज उसे अंदर की ओर बुलाती है और वांग लिन इतना तो जानता था कि अगर ये बंदा मुझे मारना चाहता तो कब का मार चुका होता। तो वांग लिन उसकी बात सुनकर फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। फाइनली इस गेट के उस पार भी पहुंच जाता है और यहाँ का नजारा काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। इस दौरान ये वॉइस कहने लगती है कि तुम्हारा और मेरा मिलना पहले से लिखा हुआ था और तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि तुमसे पहले आज तक ये अपॉर्चुनिटी बस 2 लोगों को ही मिली थी। इस दौरान वांग लिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पर उसे एक मुरझाया हुआ बहुत बड़ा सा पेड़ नजर आता है। अब सील्ड रियलम के लॉर्ड बताने लगते हैं कि ये जो चीज तुम देख रहे हो इसने आज तक मुझे बचा के रखा है। ये एक ऐसा लाइफ रियलम निर्वाणा ट्रेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है और इसी के चलते आज तक इसके अंदर से पावर को अब्सॉर्ब करके मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। वांग लिन जब यहाँ पर इस पेड़ की हाइट को देखता है तो उसे समझ आ चुका था कि ये हो ना हो लेकिन ये एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता होगा, वरना इतना लंबा पेड़ आज के जमाने में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे वो वांग लिन से कहने लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि तुमसे पहले जो लोग फेटेड थे जो कि मुझसे आके मिले थे उन दोनों को ही मैंने वो चीज दे दी जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक था एक ऐसा दाव स्पेल जो कि पूरे वर्ल्ड के नॉलेज को जैसे कैरी करता हो और दूसरा था पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाली लॉ पावर मैंने उसे दी है, लेकिन मैंने बस उसे आधी पावर ही दी क्योंकि मेरी पूरी बॉडी की पावर कोई भी पोजेस नहीं कर सकता। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मैं एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से निकला था तो मैं सब कुछ जैसे भूल चुका था। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तभी वो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपना नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे वो भी याद नहीं, पर हाँ मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो यहाँ वांग लिन से ही पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पे वांग लिन कुछ सवाल पूछता है जिनमें से पहला ये कि क्या इसी ने इसकी जान बचाई। यहाँ पे वो असल में दाओइस्ट वाटर की बात कर रहा था और यहाँ इसी के साथ दाओइस्ट वाटर की बैक स्टोरी यहाँ पे वो बताने लगता है कि कैसे वो पहले उसका एक स्लेव हुआ करता था, धीरे धीरे करके वो उसकी काफी ज्यादा खिदमत किया करता था और वो उससे खुश होकर उसे एक ऐसा लाइफ सेविंग ट्रेजर देता है कि जिसके जरिए से 3 बार ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से बच सकता है, लेकिन इसके बाद फिर वो अपने हवाले होगा। अभी यहाँ पे जब उसने तुम पर हमला करने की कोशिश की तो तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जबकि ये जेड तुमसे फेटेड हो चुका है यानी कि तुमने इस जेड को पाया, कहीं ना कहीं मेरी ब्लेसिंग्स भी तुम्हारे साथ जुड़ गई और जिसके चलते ना चाहते हुए भी मुझे इस पे हमला करना पड़ा। अब वांग लिन उसे रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि पर सीनियर आप मुझ पर इतना सारा फेवर क्यों कर रहे हैं, जिस पर अब वो पूरी कहानी बताने लगता है कि असल में जब इनर रियलम और आउटर रियलम में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था तब वहाँ पर मौजूद था एक ऐसा रियलम जो कि काफी दूरी तक फैला हुआ था और जिन्हें भी इमोर्टैलिटी की तलाश हुआ करती थी वो लोग वहीं पे जाया करते थे, लेकिन फिर एक ऐसी चीज के चलते बैटल शुरू हो जाती है जो कि हमारे स्टार सिस्टम से बिलोंग ही नहीं करती। ये एक ऐसा ट्रेजर था कि जिसकी पावर के बारे में कोई भी सुने तो वो पागल हो जाए। इसी के साथ माहौल इतना गर्मा जाता है कि सभी लोग इसके लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि 2 बड़ी ताकत आपस में जमा होती है और एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम इनर और आउटर रियलम नाम के 2 धड़ों में बढ़ जाता है और एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम का जो एक्सेस है वो अब बस आउटर रियलम के लोगों तक ही रह गया है। इनर रियलम के लोग तो वहाँ पर जाने का सोच भी नहीं सकते। वांग लिन उनसे सवाल करता है कि अगर ऐसा है तो आप तो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करते हैं तो आखिर आप यहाँ पर कैसे आ पाए, जिस पे वो बताने लगता है कि असल में फॉर्चुनेटली एक ऐसा भी हिस्सा था जो कि कहीं ना कहीं एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से यहाँ से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे वो आगे बताने लगता है कि सब कुछ ऐसे ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो जो चीज थी ना, वो जो ट्रेजर था वो इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा खतरनाक था कि हमारे एम्परर भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब वो खुद को कल्टीवेट करके
करके हील करने में लगे हुए थे और इस दौरान माहौल बिल्कुल शांत था। लेकिन जो आउटर रियलम के लोग हैं वो तो इनर रियलम को पूरी तरीके से हथियाना चाहते थे और इस मौके का इन्होंने खूब फायदा उठाया, क्योंकि एम्परर कभी भी दोनों रियलम को वापस से ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखना चाहते थे। और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उनकी जो कॉन्क्यूबाइंस थी उनमें से एक कॉन्क्यूबाइन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। तो जो आउटर रियलम के लोग थे जो कि कॉन्क्यूबाइन के फैसले से अग्री करते हैं, तो ये लोग साथ मिलकर सीधा धावा बोल देते हैं इनर रियलम पे। इसी के साथ ही यहाँ पे उस ट्री से जो वॉइस आ रही थी यानी कि उस लॉर्ड की, तो वो आगे बताने लगता है कि मेरा मिशन यही था कि मुझे इनर रियलम को बचाना होगा। फिर मुझ पर भी हमला हो जाता है, यहाँ तक कि 9 कॉन्क्यूबाइंस में से एक तो मुझ पे हमला कर देती है जो कि एम्परर की कॉन्क्यूबाइंस थी। उन्हें मेरे मिशन का पता चल चुका था। मेरी बॉडी, मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं बदला तो जरूर लूंगा और तब मुझे ये ट्रेजर मिला और यहाँ पर बस मेरी सोल ही बच पाई है और जिसके चलते मैं बच पाया। अब यहाँ पे वो बताने लगता है कि ये जो तुम हेवन डिफाइंग बीट देख रहे हो ये एक बहुत बड़े से ट्रेजर का एक हिस्सा है और इसके जैसे 2 और ट्रेजर भी हैं, लेकिन जब मैं जिंदा था तो उस वक्त ये जो 2 ट्रेजर्स थे ये असल में एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम का जो इनर रियलम है उन लोगों ने फोर्सफुली से अपने पास रखा। असल में कि ये जो 3 ट्रेजर्स हैं ये असल में एक बहुत बड़े से जायंट कंपास जो कि एक बहुत बड़ा सा ट्रेजर है उसका पार्ट है, लेकिन उस कंपास में 6 और ऐसे सांचे थे जहाँ पर 6 और हेवनली ट्रेजर्स का होना चाहिए था जिसके जरिए से ही वो काम करेगा। लेकिन जब वो दूसरे स्टार सिस्टम में यहाँ आया और लोगों ने इसे डिस्कवर किया तो बाकी के जो 6 हेवनली ट्रेजर्स थे वो गायब थे सिवाय इन 3 के। और ये जो तुम हेवन डिफाइंग बीट देख रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे जो 8 ट्रेजर्स थे वो आसपास लगे हुए थे, लेकिन ये सेंटर में मौजूद एक बहुत छोटे से सांचे के अंदर मौजूद था। वांग युन हमसे पूछने लगता है पर ये आपको कैसे मिला, जिस पर वो बताने लगता है कि जो हमारे एम्परर थे उन्होंने मुझे ये दिया, साथ ही मुझे एक मिशन भी दिया कि इसके जरिए से मैं दोनों रियलम के बीच को बैलेंस कर पाऊं और इन सभी को आगे तक लीड करता रहूं। इस दौरान इनकी बातचीत चलती है और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि इस कंपास के जरिए से जो एंशिएंट गॉड है उनके रियलम में भी जाया जा सकता है, यानी कि एंशिएंट रियलम में। लेकिन एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर जो है उन्हें बस इसके बारे में पता है और सिर्फ वही है जो कि इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही इंजर्ड होने से पहले इसके मिस्ट्रीज को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था। वांग युन यहाँ पर एंशिएंट रियलम के बारे में सुन के हैरान हो जाता है। तभी वो ट्री अचानक से ग्लो करती है और वांग युन को बताने लगती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस काम में मदद करो क्योंकि जब तक एम्परर वापस नहीं आ जाते तुम्हें मेरा साथ देना होगा और हमें इस इनर रियलम को आउटर रियलम के अटैक से बचाना होगा। और ये मत समझना कि मैं बस इत्तेफाक से तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले जो 2 लोग यहाँ पे आए थे उनसे मैंने एक बार भी नहीं कहा, लेकिन हेवन डिवाइन बीट तुम्हें काफी वक्त से ऑब्जर्व कर रहा है और कहीं ना कहीं वो तुमसे कन्विंस हो चुका है कि तुम उसके अगले नए मास्टर बन जाओ और यही चीज तुम्हें बाकियों से सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाती है। इसी के साथ वो वांग युन को बताने लगता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं जितना इसके प्रीवियस 2 ओनर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आखिर इस हेवन डिफाइंग बीट को कैसे मास्टर किया जाता है, जिसके बाद मैं तुम्हें गाइड करूंगा और आगे चलकर तुम सील्ड रियलम को रूल करोगे ताकि हमारे एम्परर को थोड़ा और वक्त मिल जाए। पर अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो आउटर रियलम और इनर रियलम के बीच का जो फॉर्मेशन है मैं उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगा और अपनी पावर के साथ उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा ताकि आउटर रियलम वाले इतनी आसानी से इसे तोड़कर अंदर ना आ पाए। और हाँ बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ कि जिस लड़की को तुम रिवाइव करने में इतने सालों से लगे हुए हो, अगर हमारे एम्परर यहाँ पे आ जाते हैं और तुम उनके इस मिशन में मदद करते हो तो मुझे पूरा यकीन है तो वो तुम्हारी मदद तो जरूर करेंगे। वांग युन को डील अच्छी तो लगती है लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत था और दूसरा इसमें कोई बात की गारंटी नहीं थी कि वो अगर एम्परर की मदद करता है तो वो हर हाल में वानियर को रिवाइव करेंगे ही करेंगे। वांग युन को श्योरिटी चाहिए थी कि हाँ अगर मैं ये करूँ तो ये हर हाल में होगा, लेकिन वो किसी की इच्छा में नहीं जीना चाहता कि मन हुआ तो कर देगा नहीं तो फिर तुम्हारा खेल खत्म। वांग युन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि तभी वो वॉइस आगे कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बाकी दोनों को भी कुछ ना कुछ दिया है। और फिर वो वांग युन को अपनी तरफ पुल करते हुए कहने लगता है कि वैसे तो बाकियों को मैंने ताकत दिया और ट्रेजर दिया, लेकिन क्योंकि हेवन डिफाइंड बीट के साथ तुम्हारा अलग रिलेशनशिप है तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी का मौका दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे रियलम में ले जाऊंगा जो कि हेवन डिफाइंड बीट के जरिए से ही जाया जा सकता है और वहाँ पे तुम क्या हासिल करते हो ये तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी काबिलियत पर डिपेंड करेगा क्योंकि वो जगह है दाओ रियलम। यहाँ पर वांग युन कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके आसपास का वो जो ब्लडी मिस्ट वाला बैरियर था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि यहाँ पे हम बाहर क्यानमी को देखते हैं जहाँ पे उसे ऑलमोस्ट 5 साल बीत जाते हैं और वो ये प्रोसेस लगातार करती हुई आ रही थी। वो रोज यहाँ पर अपनी ब्लड को उसके ऊपर डालती थी और 5 साल में हम देखते हैं कि वांग युन का जो फिगर था ये काफी हद तक रिकवर भी हो चुका था। ये बिल्कुल दिखने में उसी के जैसा था, लेकिन ये जो पत्थर की लेयर थी ये अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते
होते टोटल 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। कियान में जो कि दिखने में बिल्कुल बेजान सी और इसकी हड्डियां तक इसकी खाल से दिखने लगी थी, पूरी बॉडी जैसे सफेद बन चुकी थी और ये मुश्किल से बस दिन भर में 1 घंटा सो पाती थी, क्योंकि इसे पूरा टाइम बस वांग लिन को अपने ब्लड के जरिए से सोख कराना होता था। लेकिन इसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि एक बार इसे वांग लिन से वापस से मिलना है। उधर वांग लिन जो कि एक मिस्टीरियस रियलम में पहुंच जाता है और खुद को अकेला पाता है, उसे इस बात का कोई पता ही नहीं था कि इसके लिए उसे एक बार देखने के लिए कोई इस हद तक जा चुका है। अब गाइस यहाँ पे एक देखने वाली चीज है कि वांग लिन वानियर से प्यार करता है, इसलिए वो मौत के मुंह तक चला गया और अभी भी वानियर को रिवाइव करने के लिए ही वो इतना सब कुछ कर रहा है। पर उसे इस बात की खबर ही नहीं कि जिसे बचाने के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, उसकी जान के लिए कोई जीते जी यहाँ पे मर रहा है और अपनी जान को कुर्बान करके उसे जिंदा करने में लगा हुआ है। शायद सच्चा प्यार इसे कहते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि कियान में लगातार अपना ब्लड देती रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का ये जो स्टैचू था अब कई गुना ज्यादा अमाउंट में ब्लड को अब्सॉर्ब करने लगा था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कियान में पूरा दिन अपने हाथों में कई जगह पर कट्स लगाती है और यहाँ पर ब्लड को डालने लगती है, लेकिन फिर भी वो वांग लिन के स्टैचू को अपने ब्लड से नहला दे, इतना ब्लड वो नहीं जुटा पाती। तो अब वो एक कठोर फैसला लेती है और यहाँ पर बस उस पल को याद करती है जब वांग लिन ने इससे कहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। और फिर कियान में अपने फिंगर को अपने चेस्ट के पास पॉइंट करती है जहाँ पर किसका दिल था और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकालती है और यहाँ ब्लड एसेंस इतना ज्यादा प्योर था और उतने ज्यादा अमाउंट में था कि वांग लिन को वो आराम से इसके जरिए से वो पूरी तरीके से सोख करा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि 6 महीने भी पूरा नहीं गुजरता और वांग लिन की जो डिमांड थी यानी कि इसके स्टोन स्टैचू की वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट अपना सारा ब्लड एसेंस देती है और एंड में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता और जब ऑलमोस्ट 10 साल होने को आते हैं तब वो उसके हार्ट के अंदर मौजूद बचा कुचा जो ब्लड एसेंस है उसको भी खुद को जख्मी करके निकालती है। और ये तरीका इतना ज्यादा ब्रूटल है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बता ही नहीं सकती। ये मान लो कि अपने दिल के अंदर ही किसी तेज और धारदार, अब तुम समझ जाओ। इसके जरिए से हम देखते हैं कि वो 10वें साल तक पहुंच जाती है और इस दौरान इसकी सारी मेमोरीज जैसे फेड होने लगी थी सिवाय वांग लिन के साथ जो मेमोरीज थी उसकी। इस दौरान वो बार बार कहती है कि बस 10 साल तक मुझे इसको रखना है ऐसे ही, बस 10 साल तक मुझे इंतजार करना है और उसकी बॉडी पर क्रैक पड़ने बिल्कुल भी नहीं देना। इसी के साथ वो यहाँ पर वापस से वांग लिन की आंखों की तरफ देखती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 साल से ज्यादा का वक्त बीतने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए वांग लिन की तरफ देखती है और कहने लगती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब तुम अपनी आंखें खोलोगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पसंद करने वाले काफी लड़कियां हैं, लेकिन तुम किसी एक से ही प्यार करते हो और जिसके लिए तुम शायद अब तक सफर कर रहे हो। भले ही तुम बताओ ना बताओ, लेकिन तुम्हारी आंखें जब भी तुम मेरी तरफ देखते हो बयां करती है कि तुम्हारे दिल में कोई है, और वो जो कोई भी है वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, एटलीस्ट फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है। और मैं जानती हूँ कि वो जो कोई भी है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी जगह छीनना नहीं चाहती, ना ही मुझे कुछ और चाहिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि जिससे तुम प्यार करते हो अगर आज मेरे जगह वो यहाँ होती या फिर वो सेंट ट्रेंस, अगर वो सेंट ट्रेंस भी यहाँ होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग भी तुम्हारे लिए हर हद पार कर जाते। पहले मुझे लगता था कि शायद ये मेरा कोई इल्यूजन है, लेकिन हर रात मुझे वो ख्वाब आता है जिसमें मैं तुम्हें पंछी के रूप में देखती हूँ और मैं एक मछली होती हूँ। और अब मुझे उस अधूरे ख्वाब के आगे याद आता है जहाँ पे मैं देखती हूँ कि मैं रोज तुम्हें देखा करती थी, लेकिन एक दिन तुम इंजर्ड होके उसी नदी के किनारे गिर जाते हो फिर पानी में। तो मैं वो मछली जो कि हर दिन तुम्हें फॉलो किया करती थी, मैंने ही तब तुम्हारी मदद की और तुम्हें पानी से बाहर निकाला। ख्याल में नोट करती है कि अब शायद उसका ये ब्लड भी काम नहीं आने वाला क्योंकि ये भी कम पड़ रहा है। तो वो यहाँ पर अपना बचा कुचा सारा ब्लड इकट्ठा करते हुए वांग लिन के लिए छोड़ जाती है और निकल पड़ती है सीधा फॉरबिडन लैंड में मौजूद डेमोनिक सेक्ट की तरफ, क्योंकि इसके ओरिजिन ब्लड का कुछ पोर्शन वहाँ पे रिस्टोर करके रखा गया है, क्योंकि इसके जरिए से ही ये लोग जो एलाइट कल्टिवेटर्स होते हैं इनको जिंदा रख पाते हैं अगर वो बैटल में मारा भी जाता है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि वो बीस्ट टाइट से फाइट करने गई थी तो यहाँ पर इसके सेक्ट से इसके ब्लड को भी स्टोर करके रखा गया था, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है और ये मारी जाती है तो रीइंकार्नेशन साइकिल में इसके ब्लड को भेजकर इसे इसी दुनिया में वापस से रीबॉर्न होने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे कियान में को ये बात याद आती है तो वो समझ चुकी थी कि उस ब्लड के जरिए से जो बचा कुछ वक्त है वो भी इसके जरिए से वो पूरा कर सकती है, पर उसे 4 हफ्तों के अंदर वापस आना था। तो वो जैसे तैसे करके अपने दाव ब्लड को भी यूज करती है और 4 हफ्तों जितना ब्लड को वांग लिन के फोरहेड के ऊपर पॉइंट करते हुए एक फॉर्मेशन के ऊपर रख देती है, जिसके जरिए से उसकी गैर मौजूदगी में भी रोज वांग लिन को ब्लड मिलता रहे। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम देखते हैं कि वो निकल तो पड़ती है और उसे हर हाल में 4 हफ्ते के अंदर वापस आना था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 दिन बीत जाते हैं और उसकी कोई खबर नहीं, और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 28 दिन बीत जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ली कियान में की एक एल्डर जो है वो यहाँ पे आती है और जो कि इसी गुफा के बाहर उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए जैसे ही वांग लिन के पास जाती है तो उसके स्टैचू को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि ली कियान में आखिर तुम इसके लिए
ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, आखिर इसने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया है कि तुम खुद की जान को भी सैक्रिफाइस करने चली हो? इस दौरान हम देखते हैं कि ली कियान मी ने वांग युन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके नेक के अराउंड एक जेड पेंडेंट को भी छोड़ा था, और जब वो इस पेंडेंट को देखती है तो यहाँ पर उस लड़की का सारा गुस्सा दूर हो जाता है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगती है कि तुमसे किया गया वादा मैं जरूर निभाऊंगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे ब्लड के इस आखिरी कतरे को भी मैं यहाँ पे यूज करूंगी। और हम देखते हैं कि इस ब्लड के अंदर जो ली कियान मी थी उसके सोल का एक पोर्शन था, और यहाँ पर वो सीधा वांग युन के स्टोन से जा मिलती है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी उस स्टोन से बाहर निकलती है। स्टोन की जो ऊपरी सतह थी वो पूरी तरीके से चटकना शुरू कर देती है, और वांग लिन लगभग 11 साल के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से अवेकन हो चुका था। और जैसे उसकी आंखें ओपन होती है तो वो यहाँ पर हर चीज के आर पार जैसे देख पा रहा था। वांग लिन यहाँ पर उस लेडी की तरफ कंफ्यूजन भरी निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि वो इस वक्त तक दाओ रेलम के अंदर कुछ चीजों को समझ रहा था, लेकिन उसके आसपास का जो ब्लडी बैरियर था वो सडनली पूरी तरीके से शेक करने लगता है और वांग लिन की सोल को सॉलिड फॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसके चलते उसकी आंखें खुल जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।